नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसलिए केंद्रीय अनुदान और संघ राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 280 संविधान का अनुच्छेद 200 ध्यान रखिए 280 संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों इसका मुख्य कार्य क्या होता है? संघ और राज्यों ध्यान रखिए, संघ और राज्यों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। किसको? राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में किसके? केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त की बैठक जो है केसी नियोगी की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1991 की गई थी। कब? 12 नवंबर 1991 ईस्वी में, 91 नहीं 51 ईस्वी में की गई थी। इस समिति ने अपनी सिफारिश 1953 में दी। अपनी सिफारिश कब दी? 1953 में। 1953 ईस्वी में दोस्तों इस कमेटी ने अपनी सिफारिश प्रदान की। अपनी सिफारिश 1953 में दी। 12 नवंबर 1951 को इस समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिश किसको दी? 1953 में दी थी। नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग के संस्तुतियों पर होता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित नीति से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, वित्त आयोग भारत की समेकित नीति यानी संचित नीति, कौन? संचित निधि से राज्यों को, संचित निधि को समेकित निधि भी कहा जाता है। राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। यह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग दोस्तों जो संवैधानिक निकाय नहीं है। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। किसके लिए? संघ के लिए और राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों तथा अनुच्छेद 280 में ध्यान रखिए दोस्तों, वित्त आयोग की, किसकी? वित्त आयोग की व्यवस्था है। जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। किसकी? योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में, योजना आयोग की स्थापना कब? 1950 ईस्वी में एक कार्यपालिका आदेश द्वारा की गई थी। यानी कार्यपालिका के आदेश के द्वारा की गई थी। ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों के अनुशंसा करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट देखिए इसके कुछ तथ्यों को। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों सिद्धांतों का अनुसंधान करना है। अंतर्राज्यीय काउंसिल का राज्यों के मध्य समन्वय एवं सहयोग की स्थापना करना। अंतर्राज्यीय काउंसिल का ध्यान रखिए,
अंतर्राज्यीय काउंसिल का राज्यों के मध्य समन्वय एवं सहयोग की स्थापना करना तथा योजना आयोग का, किसका, योजना आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करना एवं योजना बनाना है। ये बात आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? व्यापार कर का विभाजन जो है भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। अनुच्छेद 270 के तहत, अनुच्छेद 270 के तहत भारत में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य आयकर का, किसका, आयकर का, केंद्र और राज्यों के मध्य आयकर का एवं अनुच्छेद 272 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन, ध्यान रखिए। 200 के बाद 272, अनुच्छेद 272 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन किया जाता है। साथ ही वित्त आयोग राज्यों को अनुच्छेद 275, कौन सा, अनुच्छेद 275 के तहत सहायतार्थ अनुदान निर्धारित भी करता है। कौन सा अनुदान? सहायतार्थ अनुदान निर्धारित भी करता है। परंतु व्यापार कर राज्यों द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जाता है, जिसका विभाजन वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को किसके, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी जो प्रावधान है वो राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी अनुच्छेद 268 संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन, किसका, करों का विभाजन अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 तक के प्रावधानों को संविधान के राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, कैसे, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 354 1 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। एक बार पुनः देख लीजिए। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी अनुच्छेद 268 से 279 तक के प्रावधानों को संविधान के राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 354 1 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 दोस्तों के तहत हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। कितने वर्षों बाद? हर 5 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अभी तक 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। कितने? 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा की संदर्भ अवधि, किसकी? 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा की संदर्भ अवधि वर्ष 2005 से 2010 तक, 2005 से 2010 तक की थी। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। यानी रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। ध्यान रखिए, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखिए,
4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों की दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। राष्ट्रपति इन सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है। वित्त आयोग साधारणतः अपने गठन के 2 वर्षों के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के पश्चात विघटित हो जाता है। अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के बाद क्या होता है? विघटित हो जाता है। 13वें वित्त आयोग का गठन 13वें वित्त आयोग का गठन ध्यान रखिए दोस्तों विजय केलकर, किसके? विजय केलकर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपी थी। जिसने अपनी रिपोर्ट क्या की थी? 2010 में प्रस्तुत की थी या सौंपी थी। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिससे राष्ट्रपति एक ज्ञान पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस ज्ञान पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारणों का भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और दोस्तों अध्यक्ष के साथ साथ 4 अन्य सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 320 किसमें? ध्यान रखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो सिविल सेवाओं का हस्तांतरण पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सिविल सेवकों के हस्तांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं है, इसलिए सिविल सेवकों के हस्तांतरण संबंधी परामर्श राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण 1973 में कनाडा के सहयोग से किया गया है। कहाँ पे? कोटा, राजस्थान में। कहाँ? कोटा, राजस्थान में। भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण हो रहा है कहाँ पे? रावत भाटा, राजस्थान में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित नरौरा परमाणु विद्युत गृह है। ये गृह नहीं, गृह है, ध्यान रखिए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया तारापुर, महाराष्ट्र में। अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित वायरिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई। कहाँ पे? तारापुर में की गई। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज है यूरेनियम द्वारा महत्वपूर्ण खनिज थोरियम, यूरेनियम, और दूसरा जो है महत्वपूर्ण खनिज थोरियम है। केरल की मोनजाइट तटीय बालू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर स्थापित की गई है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की मीठी विरधि, ये विरधि है दोस्तों, ध्यान रखिए, विरधि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? अमेरिका के सहयोग से। भारत में रत्नगिरी, महाराष्ट्र में फ्रांस की अरेवा कंपनी, यानी फ्रांस की कौन सी कंपनी है? अरेवा कंपनी। अरेवा कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की कंपनी है, के सहयोग से प्रस्तावित है। कहाँ पे? जैतपुर परमाणु विद्युत गृह, जैतपुर परमाणु विद्युत गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? शांत घाटी में दोस्तों, ये सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है केरल स्थित शांत घाटी। कहाँ पे है? शांत घाटी केरल में स्थित है। केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता
बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। या केरल के पलक्कड़ ज़िले में, कहाँ, केरल के पलक्कड़ ज़िले में, केरल के पलक्कड़ ज़िले में 12 किलोमीटर लंबी एवं 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। इसकी अवस्थिति 11 डिग्री 03 या 11 डिग्री 13 उत्तरी अक्षांश तथा 17 डिग्री 21 से 76 पूर्वी दशांशों के मध्य मिलता है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। किसका है? पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है कब? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, विश्व नम भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व नम भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 को रामसर ईरान कहाँ पे? रामसर ईरान में हस्ताक्षरित नम भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी 2 फरवरी 1971 से क्या होता है? वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। यानी हर प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। किससे था? नम भूमि से संबंधित था। रामसर सम्मेलन नम भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है, जहाँ पे 2 फरवरी 1971 में यहीं हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी थी तथा 1975 में दोस्तों ध्यान रखिए में पूर्णतः क्रियान्वित किया गया। यानी 1975 में लागू किया गया, क्रियान्वित किया गया है। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। रामसर में बैठक के कारण इसे रामसर कन्वेंशन के बारे में रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।